नमस्ते बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कल हमने बड़े भाई साहब पाठ को पढ़कर तथा समझकर समाप्त कर लिया है बच्चों। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर की चर्चा करते हैं। बच्चों, इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को आपको अपनी लिटरेचर की नोटबुक में लिखना है तथा ग्रामर का विषय आपको ग्रामर की नोटबुक में लिखना है। डबल मार्जिन लाइन बनाकर पाठ की शुरुआत करिए। बड़े अक्षरों में पाठ का नाम लिखिए, बड़े भाई साहब। उसके जस्ट नीचे आप लिखिए लेखक का नाम प्रेमचंद। उस लाइन को ड्रॉ करके बंद कर दीजिए, नीचे एक लाइन खींच दीजिए और उसके पश्चात लिखिए प्रश्नोत्तर। और प्रश्नोत्तर का कौन सा शीर्षक हम आरंभ करेंगे? पहले मौखिक। इसी प्रकार एक प्रश्न लिख लीजिए, उसके बाद उत्तर लिखिए, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर दूसरा प्रश्न, फिर उसका उत्तर, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए। तो नोटबुक देखने में अच्छी लगती है। बच्चों, आपको जेल पेन नहीं यूज़ करनी है, बॉल पेन से ही लिखना है तथा आप कोशिश करिए कि आप क्वेश्चन को ब्लैक पेन से लिखें और आंसर को आप ब्लू पेन से लिखें, क्योंकि आपकी नोटबुक के बोर्ड को 5 मार्क्स जाते हैं, तो आपकी नोटबुक दिखने में भी सुंदर लगेगी। तो बच्चों, देर न करते हुए पाठ का मौखिक प्रश्नोत्तर का पहला प्रश्न देखें। पहला प्रश्न है, कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? कथानायक, नायक मतलब हीरो, और इस कहानी का हीरो कौन है? छोटा भाई। तो उसकी रुचि किन चीज़ों में थी? उसकी रुचि खेल कूद में, पतंगबाजी में और मटर गश्ती के कार्यों में थी। मौखिक है बच्चों, तो आपको बहुत छोटे छोटे उत्तर ही लिखने, किसी किसी का उत्तर कई बार बड़ा हो जाता है। प्रश्न 2, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? उत्तर क्या होगा बच्चों? वे पूछते थे कि तुम कहाँ थे। तीसरा प्रश्न बच्चों, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? दूसरी बार पास होने पर क्या होता है बच्चों? पहला पॉइंट कि छोटा भाई और स्वच्छंद हो जाता है, और दूसरा पॉइंट होगा वह घमंड और अभिमान के कारण सोचता है कि वह बिना पढ़े ही पास हो जाएगा। चौथा प्रश्न बच्चों, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में थे? बच्चों, ये आप आसानी से जानते हैं। 5 साल वो बड़े थे और किस कक्षा में थे? 9वीं कक्षा में। और उस समय लेखक कौन सी कक्षा में थे? 5वीं कक्षा में। बच्चों, 5वां प्रश्न, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? आप यदि टेक्स्ट बुक देखेंगे बच्चों, तो आपके स्टार्टिंग पेज में ही नीचे के लास्ट पैरा में लिखा हुआ है। क्या करते थे वे हाशियों पर चिड़ियों और कुत्तों तथा बिल्लियों का चित्र बनाते थे तथा एक ही नाम, एक ही शब्द 10-20 बार लिखते थे और वो किसी की समझ में नहीं आता था। बच्चों, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइटल प्रश्नोत्तर का, जो कि लिखित प्रश्नोत्तर है। और देखें कि लिखित प्रश्नोत्तर का पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा था तथा और उसका पालन क्यों नहीं किया? प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है बच्चों? आप देखिए, जब आप इसे रीड करेंगे तो आपको टेक्स्ट बुक में ही नीचे डायरेक्ट आंसर ये मिल जाएगा बच्चों। ओके, और फिर आप उसके बाद उसका उत्तर लिख सकते हैं। जैसे छोटे भाई ने एक टाइम टेबल बनाया, उसमें प्रातःकाल 6 बजे उठना, हाथ मुंह धोना, नाश्ता करना, पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 अंग्रेज़ी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन, स्कूल, 3:30 बजे वापस लौटने पर
घंटा भर आराम और फिर भूगोल। अलग अलग टाइम दिया गया है बच्चों, डायरेक्ट बुक में आप इसे पढ़ सकते हैं। 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 विविध विषय और फिर विश्राम। अब इस प्रश्न का दूसरा हिस्सा आता है कि वे उसका पालन क्यों नहीं कर पाते थे। बच्चों, जब भी एक प्रश्न में 2 प्रश्न दिए गए हों तो आप पहला प्रश्न का उत्तर लिख लीजिए और दूसरे प्रश्न के लिए आप उसी में कंटिन्यू मत करिए, आप नेक्स्ट लाइन से उसका दूसरा हिस्सा आरंभ कीजिए। तो बच्चों, वो क्यों नहीं उसका पालन कर पाते थे, उसके लिए आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे कि वहाँ दिया गया है कि किस तरह से जो वो हवा के हल्के झोंके थे, जो वहाँ की डंडिया, जो वहाँ गेट पर वो कूदते थे। आप चैप्टर देखिए बच्चों, तो आपको इसका उत्तर प्रॉपरली मिल जाएगा। फ़िलहाल मेरे सामने टेक्स्ट बुक का पन्ना भी नहीं खुल रहा है, लेकिन आप अगर टेक्स्ट बुक देखेंगे तो टाइम टेबल जहाँ बना हुआ है उसी के जस्ट नीचे इसके पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे कि वो हवा के हल्के झोंके, वो वॉलीबॉल, वो कबड्डी के दांव पेच, वो वाले सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखें कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने रखा गया है, दूसरा प्रश्न लिखित का। एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई, अर्थात खेल कर लौटने के बाद छोटे भाई ने बड़े भाई ने क्या रिएक्शन दिया। क्या रिएक्शन दिया उन्होंने? बड़े भाई साहब ने उनको डांटना शुरू किया, ये पहला पॉइंट है, और कहने लगे इस वर्ष तुम पास हो गए हो तो तुम्हारा सिर फिर आया है, तुम मेहनत से नहीं पास हुए हो, तुम्हारे हाथ बटेर लग गई है। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, लेकिन इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं बनता। वे रावण का तथा इतिहास के उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए। रावण जो भूमंडल का स्वामी था, देवता भी जिसके दास थे, घमंड ने उसका नामो निशान मिटा दिया था। ये आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है बच्चों? बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? बच्चों, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बड़े भाई साहब पर ये पूरी कहानी आधारित है और बड़े भाई से ये काफ़ी रिलेटेड है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? क्योंकि वे अपने परिवार के सबसे बड़े बेटे थे। आप क्वेश्चन की पूरी लाइन लिखिएगा, मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स बता रही हूँ। क्योंकि वे अपने परिवार के सबसे बड़े बेटे थे। ऐसा कहा जाता है कि बड़े सदस्य, जो घर के बड़े सदस्य होते हैं, उन्हें अपने छोटे भाई बहन के लिए एक आइडियल बनना होता है, या फिर उन आदर्श बनने के लिए उन्हें हर कार्य अच्छी तरह से करना होता है। बड़े भाई साहब पर हमेशा उनकी पढ़ाई का भार रहता था। उनके अपनी पढ़ाई की तो जिम्मेदारी थी ही, लेकिन अलग से उन पर एक और जिम्मेदारी थी, जिनके कारण अपने मन की, एक बचपन की जो सारी बातें उनकी भी इच्छा होती थी, लेकिन वो उसे दबा कर रखते थे। वो दूसरा क्या कारण था? लेखक बड़े भाई होने के नाते सदैव अपनी इच्छाओं को दबाते थे, ताकि छोटे भाई के सामने एक आदर्श मिसाल बन सके। इस आदर्श की स्थिति को बनाए रखने के लिए वे न तो बाहर खेलने जाते थे और न ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते थे। इस तरह
जो बड़े भाई साहब हैं उनका बचपन तिरोहित हो गया था। बच्चों, चौथा प्रश्न पढ़ें। बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? फिर से इस प्रश्न में दो प्रश्न हैं, तो जब भी दो प्रश्न होंगे आप पहला प्रश्न लिख लेंगे, दूसरे प्रश्न क्यों का उत्तर उसके नीचे से आरंभ करेंगे। बच्चों, बोर्ड के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़रूरी है कि आप भी प्रश्न दो का उत्तर लिख चुके हैं, ये आपको पता हो, और एग्जामिनर को भी बहुत अच्छी तरह ये दिखाई देता है कि आपने दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। उत्तर क्या होगा बच्चों? क्या सलाह देते थे वो? बड़े भाई साहब छोटे भाई को हमेशा परिश्रम करने की सलाह देते थे। ये क्या है? पहला पॉइंट है। आपको पॉइंट वाइज उत्तर नहीं लिखना है बच्चों, मैं पॉइंट वाइज बता रही हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी होगी। वे यह भी कहते थे कि खेल कूद में अपना समय बर्बाद न करें। वे कहते थे कि पढ़ाई में जल्दबाजी करना ठीक नहीं है, बल्कि उसकी नींव को मजबूत बनाना चाहिए या उसकी नींव को मजबूत करनी चाहिए। वे प्रतिदिन कड़वे उपदेश भी देते थे। कई तरह के उदाहरण एवं प्रमाणों के द्वारा वे पुस्तकीय ज्ञान के स्थान पर व्यावहारिक ज्ञान पर अधिक जोर देते थे। बच्चों, ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि ये पॉइंट इस आंसर के लिए मस्ट है लिखना। क्या है कि वे प्रतिदिन कड़वे उपदेश देते थे। विभिन्न उदाहरणों एवं प्रमाणों के द्वारा वे पुस्तकीय ज्ञान के स्थान पर व्यावहारिक ज्ञान की ओर अधिक जोर देते थे। वे यह भी कहते थे कि पुस्तकीय ज्ञान से कहीं ज़्यादा लाभ जीवन के अनुभव से मिलता है। वे सलाह देते थे कि बाप दादा की तरह मेहनत की कमाई को बर्बाद न करें और न ही उसे पानी में बहने दें। वे ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि बड़े भाई होने के नाते वे अपना फ़र्ज़ निभाते थे। वे जानते थे कि जीवन में सफल होने के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों, जो भी मैं आपको पॉइंट्स दे रही हूँ, आप इसको पूर्ण रूप से अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, जहाँ आपका आंसर पूर्ण हो जाएगा। बस आप सेंटेंसेस को कंप्लीटली फ्रेम करिएगा। प्रश्न 5 क्या है? छोटे भाई ने बड़े भाई साहब को नरम व्यवहार का क्या फ़ायदा उठाया? अर्थात जब वो 2 बार फेल हो गए तो उनका स्वभाव थोड़ा नर्म हो जाता है, तो छोटे भाई ने उसका क्या फ़ायदा उठाया बच्चों? छोटे भाई ने बड़े भाई की नरमी का अनुचित लाभ उठाया। सालाना इम्तिहान में दोबारा फेल होने पर बड़े भाई साहब बहुत नरम पड़ गए। डांटने का अवसर मिलने पर भी वे छोटे भाई को नहीं डांटते थे। छोटा भाई अपने को स्वच्छंद समझने लगा। उस पर बड़े भाई का डर भी न रहा। वह अपना सारा समय मौज मस्ती में बिताने लगा। धारणा कर ली, अर्थात उसने यह सोच लिया कि भाग्य बलवान है, वह पास हो ही जाएगा। थोड़ा बहुत जो पढ़ता था वह भी छोड़ दिया। सारा समय पतंगबाजी की भेंट होने लगा। चोरी चोरी पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां होने लगी। तो यह सब उसने लाभ उठाया अपने बड़े भाई के नरम व्यवहार का। बच्चों, छठा प्रश्न देखें। बड़े भाई साहब की डांट फटकार न मिलती तो छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट कीजिए। बच्चों, यदि आप इस चैप्टर में ध्यान से आपने पढ़ा है तो आप देखेंगे कि छोटा भाई स्वयं यह स्वीकार करता है कि जो कुछ भी आज वो है, जो कुछ भी वो बना है या कक्षा में वो अव्वल आया है,
वो सब बड़े भाई की डांट का ही नतीजा है। तो हम यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं कि आपका जो अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बड़े भाई साहब की डांट फटकार न मिलती तो छोटा भाई कक्षा में अव्वल नहीं आ सकता था। छोटे भाई ने इस बात को यहाँ स्वीकार किया है कि उनके हित के विचार से ही बड़े भाई उन्हें डांटते हैं। यह शायद उनके उपदेशों का ही असर था कि वह दनादन कक्षा में पास होता और वह इतने अच्छे नंबरों से पास हो कि छोटे भाई की गतिविधियों का या छोटे भाई की जो भी उनकी बातें वो बड़े भाई छोटे भाई की हर काम पर नज़र रखते थे, जिससे छोटा भाई थोड़ा बहुत अपने बड़े भाई से डरता था। समय समय पर बड़े भाई का फजीहत करना, अच्छी अच्छी नसीहत देना, बड़े भाई के जो ये उनका भयंकर रूप था, इन सब चीज़ों से बड़ा भाई छोटा भाई हमेशा डरता था। उनके डर से ही वह थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेता था और कक्षा में अव्वल भी आता था। इस प्रकार मेरा यह विचार है बच्चों, ये आप अपनी लाइन लिखेंगे कि छोटे बड़े भाई के डांट फटकार के कारण ही छोटा भाई अव्वल आता था या छोटा भाई अपनी पढ़ाई पूरी कर सका। दूसरा प्रश्न बच्चों, बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा अर्थात पूरी शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है? क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? बच्चों, यहाँ पर फिर से दो प्रश्न हैं। पहला कि शिक्षा के तौर तरीके का मतलब है एजुकेशन सिस्टम, व्यंग किया है मतलब क्रिटिसाइज किया है। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। फिर दूसरा हिस्सा क्या है? क्या आप इससे सहमत हैं? डू यू एग्री और यू डिसएग्री? तो आपको दोनों का उत्तर लिखना है और दोनों को अलग अलग लिखना है। पहला उत्तर हो जाए फिर उसके नीचे से आप दूसरा उत्तर आरंभ कीजिए। बच्चों, ये प्रश्न मैं आपसे कहना चाहूँगी इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो चार प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इस पाठ के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप इस क्वेश्चन को कभी भी मिस आउट नहीं कर सकते हैं। देखें कि समूची शिक्षा पर क्या व्यंग है। बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा प्रणाली एजुकेशन सिस्टम पर करारा व्यंग किया है। लेखक ने शिक्षा व्यवस्था में इतिहास की घटनाओं, ज्योमेट्री के नियम और जो अन्य बाकी सारी पॉइंट्स हैं, विभिन्न प्रकार की जो विधियां हैं, ज़रा सी बात पर कई पन्नों का निबंध लिखना, बालकों के मन में रटंत शक्ति की ओर और अधिक जोर दिया है, क्योंकि बच्चों जो कुछ भी उस समय पढ़ाया जा रहा है कोई और तरीके हर चीज़ को रटना ही था, इसलिए रटंत विद्या पर उस समय बहुत जोर डाला गया है। लेखक ने व्यंग किया है कि वे ऐसी शिक्षा ज्ञान वृद्धि अर्थात ज्ञान को बढ़ाती नहीं है। ऐसी शिक्षा ज्ञान में वृद्धि पर बल नहीं देती। अकारण एवं विभिन्न प्रकार के विवरणों का प्रस्तुतिकरण मुख्य है, अर्थात जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है वो भी बिना कारण पढ़ाया जा रहा है।
लेखक ने परीक्षा प्रणाली मतलब एग्जामिनेशन सिस्टम, लेखक ने परीक्षा प्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है कि यह व्यवस्था बच्चों के वृद्धि कौशल को ठीक प्रकार से नहीं आंक पाती। आंक, आ के ऊपर चंद्र बिंदु और क, इसका अर्थ क्या है बच्चों कि ये जो हमारा एग्ज़ाम लेने का सिस्टम है कि 3 घंटे में बच्चे के सारे ज्ञान को जांच लिया जाए और उसके आधार पर उसे नंबर दे दिया जाए, तो बड़े भाई साहब ने इस पर भी व्यंग किया है कि ये परीक्षा लेने का सही तरीका नहीं है। इससे बच्चे के अंदर क्या क्या कैलिबर है उसका पता नहीं चलता है। इस शिक्षा प्रणाली में जीवन के अनुभव से जुड़ी भविष्य में काम आने वाली व्यवहारिक शिक्षा की जानकारी नहीं दी जाती। पढ़ाई लिखाई से संबंधित उसका सही मूल्यांकन नहीं हो पाता। यहाँ तो आपने लिखा कि क्या यहाँ पर उसका उन्होंने क्या व्यंग किया है एजुकेशन सिस्टम पर। अब आपको लिखना है कि क्या आप उससे सहमत हैं या नहीं सहमत हैं। मैं आपको अपने पॉइंट बताती हूँ, आप अपने अनुसार अपने पॉइंट्स उसमें ऐड कर सकते हैं। उत्तर लिखने का तरीका क्या होगा सेकंड हिस्से का? हाँ, मैं लेखक के विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ या पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि जिस तरह की बातें बड़े भाई साहब कर रहे हैं वर्तमान शिक्षा प्रणाली भी ऐसी ही है। इसका मतलब आज का एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा ही है। आज मात्र पढ़ने और पढ़ाने पर ही जोर दिया जाता है। मेरे विचार से कुछ ऐसे जीवन मूल्य मतलब लाइफ के वैल्यूज़, मेरे विचार से कुछ ऐसे जीवन मूल्य जैसे अनुशासन, सद्भावना, देश प्रेम, भाईचारा तथा बंधुत्व जैसे मूल्यों को बढ़ावा नहीं मिलता। किससे नहीं मिलता? आज की एजुकेशन सिस्टम है, और न ही इनकी कोई जांच होती है या इनकी कोई परीक्षा ली जाती है। तो बच्चों, अब आपको ये लिखना है कि आपके अकॉर्डिंग उचित परीक्षा प्रणाली कौन सी है। आप अपनी राय भी दीजिए कि एजुकेशन सिस्टम बेस्ट कैसा होगा। तो मैं जो आपको पॉइंट बता रही हूँ आप उसमें अपने अनुसार चेंजेस कर सकते हैं। मेरे अनुसार उचित शिक्षा प्रणाली सर्वोत्तम शिक्षा प्रणाली वह होती है जिससे पढ़ाई लिखाई के साथ खेलों पर, जीवन के व्यवहारिक ज्ञान पर तथा जीवन के अनुभव रोज़मर्रा के जीवन में तथा आजीविका चलाने में सहायक होंगे। आजीविका मतलब आप उससे नौकरी कर सको, व्यापार कर सको। रटंत शिक्षा को कोई स्थान नहीं होना चाहिए। रटंत शिक्षा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कला, नृत्य, साहित्य, संगीत तथा तकनीकी, न में बड़ी की मात्रा, क में बड़ी की मात्रा, तकनीकी जैसे विषयों को शामिल किया जाना चाहिए तथा उनका मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए। मूल्यांकन का अर्थ है इवैल्यूएशन, उनकी टेस्टिंग भी होनी चाहिए। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? बड़े भाई साहब का मानना है कि जीवन की समझ पुस्तकें पढ़ने से नहीं आती। यह समझ संसार में जीने से आती है। पुस्तकीय ज्ञान तभी सफल माना जाता है जब उसका व्यावहारिक जीवन में प्रयोग किया जाए। अपने आसपास के माहौल से उसमें तालमेल बनाने में हमें सहायता मिले। मनुष्य को व्यावहारिक ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। बड़े भाई साहब अपने दादा और हेडमास्टर की माँ का
उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि पुस्तकीय ज्ञान के अभाव में भी, अर्थात उनको किताबों का नॉलेज नहीं था, उन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं ली हैं, फिर भी अपने व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव के आधार पर जीवन की हर परीक्षा में वे सफल होते रहे हैं। ऐसी हजार बातें प्रतिदिन जीवन में आती हैं जिसका ज्ञान और समझ उन्हें पढ़े लिखे बच्चों से अधिक है। उम्र बढ़ने के साथ साथ जीवन का अनुभव भी बढ़ता है। बच्चों, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि आपने 90% 100% परीक्षा पास कर ली है, आप बहुत तेज़ हैं पढ़ने में, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान क्या है? आपको अपने माता पिता के साथ ठीक से बोलना नहीं आता है, अपने पड़ोसी के साथ व्यवहार करना नहीं आता है, तो ऐसी शिक्षा बेकार है। हमें जीवन में जब कभी कोई कठिनाई आए, लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, तो आपको उस सिचुएशन को हैंडल करना भी आना चाहिए। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। चौथा प्रश्न बच्चों, छोटे भाई के मन में उत्पन्न बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हो गई? ये भी हमने लास्ट में पढ़ा है बच्चों, चैप्टर ख़त्म होने के जस्ट पहले आप देखिएगा। बच्चों, मैं जो भी आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, आप सिर्फ सुनकर मेरी बातें मत देखिएगा, आप इन पॉइंट्स के आधार पर टेक्स्ट बुक खोलिएगा। जिस पैराग्राफ में जहाँ पर आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे आप उन्हें लिखिएगा, उससे आपसे लिखने में, स्पेलिंग में एरर नहीं होगा। तो बच्चों, बड़े भाई के प्रति छोटे भाई के मन में श्रद्धा क्यों उत्पन्न हो गई, इसका पॉइंट हम जानते हैं। छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि उनके मन में छोटे भाई की सफलता देखकर भी न तो कोई ईर्ष्या थी और न ही किसी प्रकार का द्वेष, अर्थात कोई क्रोध या ईर्ष्या की भावना। वे पहले की तरह ही अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाते रहे। वे अपने मन की इच्छाओं को सदैव दबाकर रखते थे ताकि अपने भाई को गुमराह होने से बचा सकें। बड़े भाई के ऐसे विचारों का लेखक के हृदय पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। अनुकूल मतलब पॉजिटिव, अनुकूल प्रभाव पड़ा। लेखक को यह समझ में आ गया कि बड़े भाई साहब केवल अपना अधिकार जताने के लिए नहीं बल्कि उनका भला चाहते हैं, इसलिए छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। बच्चों, अगला प्रश्न है बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं। बच्चों, यहाँ पर ये कक्षा अधिक समय के लिए हो रही है, तो जो अगला प्रश्न है बड़े भाई के स्वभावगत विशेषताएं, अर्थात बड़े भाई साहब का चरित्रण कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और अभी हमारे सामने और भी प्रश्न हैं जिसकी हमें चर्चा करनी है तथा हमारे सामने मुहावरे भी हैं। तो इसके लिए आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। अन्य प्रश्नों के साथ तथा व्याकरण के कुछ मुहावरों के साथ अगली कक्षा में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बच्चों, आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।